नमस्कार, डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और हमारे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का किया ऐलान। इसे दिन 1975 में देश में लागू किया गया था आपातकाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस की देन था भारतीय इतिहास का ये काला दौर। बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने विविध क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने पर की चर्चा। प्रधानमंत्री ने आगामी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड को पूर्ण समर्थन किया व्यक्त। दिल्ली के कथित आबकारी मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बावजूद जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। बड़ी बेंच करेगी सुनवाई। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में अभी भी न्यायिक हिरासत में है केजरीवाल। दिल्ली में बिजली बिलों की बढ़ोतरी के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल। जनता से लूट के खिलाफ दिल्ली सचिवालय पर किया प्रदर्शन। भाजपा ने की मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित कांग्रेस नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। भाजपा ने मैसूरू में हुए कथित जमीन घोटाले को लेकर कर्नाटक सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र की बढ़ी मुश्किलें। वाल्मीकि निगम घोटाला मामले में ईडी ने लिया हिरासत में। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को बड़ा झटका। विश्वास मत हारे प्रधानमंत्री प्रचंड। 19 महीने सत्ता में रहने के बाद छोड़ना पड़ा पद। केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया है। 1975 में लगे आपातकाल की स्मृति में यह दिवस मनाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है जिन्होंने तानाशाही सरकार की असंख्य यातनाओं और उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इसकी याद दिलाएगा कि क्या हुआ था जब भारत का संविधान कुचल दिया गया था। ये उन सभी को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जो आपातकाल के अत्याचारों के कारण पीड़ित हुए थे। ये भारतीय इतिहास का ऐसा काला दौर था जो कांग्रेस की देन था। हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई और जिस तरह की दमनकारी चक्र चलाए गए वो आज भी देशवासियों की स्मृति में ताजा है। भारत में आपातकाल थोपकर संविधान का गला घोटने का जो प्रयास किया गया उसको याद दिलाने के लिए और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने वाले आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। आपातकाल में जिन्होंने भी जेल काटी और यातनाएं सही, उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संविधान हत्या दिवस की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि 25 जून 1975 वो काला दिवस था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही मानसिकता ने हमारे संविधान में निहित लोकतंत्र की हत्या कर देश पर आपातकाल थोपा था। केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये दिवस हमारे सभी महापुरुषों के त्याग व बलिदान का स्मरण कराएगा जो कांग्रेस के इस तानाशाही मानसिकता के विरुद्ध संघर्ष करते हुए संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए यातनाएं सहते गए और दिवंगत हो गए। प्रत्येक वर्ष लोकतंत्र की महत्ता का स्मरण कराने वाले इस निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बहुत से 1975 के आपातकाल के दौरान नागरिकों पर हुए अत्याचारों और उन्हें दी गई पीड़ा का स्मरण कराएगा। लोग जिन्होंने सहन किया वो कहानी सुनाने के लिए जीवित रहे। कई अन्य यहाँ तक कि छात्र भी बस गायब हो गए। ऐसा फिर से ना हो इसलिए याद रखें और फिर से स्मरण करें। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के ऐलान का स्वागत किया है। आज गृह मंत्रालय द्वारा देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा जो आज एक गजट नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें यह तय किया गया है कि सरकार हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी और ऐसा इसलिए कर रही है कि 25 जून 1975 को उस समय की सरकार इंदिरा गांधी की सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय जिसमें उनकी मेंबरशिप को ख़त्म कर दिया गया था, उनके खिलाफ गया था, तो उनकी मेंबरशिप चली गई थी और उसमें रिजाइन करने की जगह उन्होंने इस देश में आपातकाल लगाया, इमरजेंसी लगाई और देश के सभी विपक्षी नेताओं को जेल भेज दिया और तमाम क्रूरता की गई, शोषण किया गया, अनावश्यक रूप से जेल भेजा गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और प्रेस की आज़ादी को कुचला। तो ऐसे वो लोग जो इमरजेंसी में जेल गए, यातनाएं सही, उसका सामना किया, ऐसे सब लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का तय किया है। बिहार भाजपा के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा और अरविंद कुमार ने भी संविधान हत्या दिवस मनाए जाने के फैसले का स्वागत किया है।
केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का स्वागत योग्य निर्णय लिया गया है। यह निर्णय आपातकाल के उस काले दौर में देश के लोकतंत्र की रक्षा करने हेतु अनेक यातनाएं सहकर भी तानाशाही का प्रतिकार करने वाले समस्त आंदोलनकारियों के त्याग, तपस्या और बलिदान को सदैव स्मरण कराएगा। इस ऐतिहासिक निर्णय हेतु केंद्र की एनडीए सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि अभिनंदन। आपातकाल लागू करके देश के सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। संविधान का नहीं, एकदम जो है अंग्रेजों जैसा शासन हो गया था और संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। उसके लिए ये याद दिलाने के लिए संविधान हत्या दिवस केंद्र सरकार ने जो 25 जून को घोषित किया है, यह बहुत ही सराहनीय कदम है और देश में संविधान तोड़ने का यह याद दिलाएगा और यह बहुत ही सराहनीय और देश के लिए एक उच्च आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 25 जून 1975 को तत्कालीन सरकार द्वारा भारतीय संविधान का अपमान करते हुए देश पर आपातकाल थोपने का अत्यंत निंदनीय कृत्य किया गया था। सत्ता के घमंड में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा संविधान की हत्या का दुस्साहस लोकतंत्र पर काले धब्बे के रूप में याद किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय स्वागत योग्य है। यह निर्णय आपातकाल के उस काले दौर में देश के लोकतंत्र की रक्षा करने हेतु अनेक यातनाएं सहकर भी तानाशाही का प्रतिकार करने वाले समस्त आंदोलनकारियों के महान योगदान का स्मरण कराएगा। इस ऐतिहासिक निर्णय हेतु केंद्र सरकार का हार्दिक आभार। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में पता चलना चाहिए। उन्होंने आपातकाल को इतिहास के काले दिनों की संज्ञा दी। 25 जून 1975 इतिहास के पन्ना में काला दिन है। कांग्रेस द्वारा किया गया अत्याचार लोकतंत्र पे, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की गला घोंटना, कम से कम इसको काला दिन के रूप में मनाना ही चाहिए। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए जो अभी हो रहा है, और कम से कम इतिहास के पन्ना में जुटा रहेगा और तो आने वाली पीढ़ी इसको याद रखेगी। बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। जिन विषयों पर बातचीत हुई उनमें कनेक्टिविटी, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, सुरक्षा और लोगों से लोगों के आदान प्रदान जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने आर्थिक और सामाजिक विकास के इंजन के रूप में बिम्स्टेक की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शांतिपूर्ण, समृद्ध और सुरक्षित बिम्स्टेक क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत की पड़ोसी पहले और पूर्व की ओर देखो नीतियों का भी जिक्र किया। साथ ही क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बिम्स्टेक की भूमिका पर भी अपनी बात रखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लेते हुए इसे बड़ी बेंच को भेज दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सुनवाई पूरी होने तक अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह फैसला किया है कि जब तक सुप्रीम अदालत की बड़ी बेंच में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए। उन्हें PMLA एक्ट में जमानत दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि ये मामला ईडी का था। उन्हें CBI ने भी केस दर्ज कर अरेस्ट किया था, जिसका मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता का मुद्दा बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। आगे उन्होंने बताया कि केजरीवाल अंदर ही रहेंगे, यानी कि वो जेल में ही रहेंगे। सीबीआई मामले में उनकी जमानत अभी लंबित है। ऋषिकेश ने इसे अपनी बड़ी जीत कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच। केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं और ईडी के पास इसके पर्याप्त सबूत है। आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है शायद आदत से मजबूर है, वो पुनः जनता को और मीडिया के मित्रों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। जो ऑर्डर आया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जीत नहीं है, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में दोषी हैं और ईडी के पास इसके लिए सफिशिएंट मटेरियल यानी प्रूफ, सारे के सारे तथ्य हैं। भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के सत्ता के लालच की वजह से दिल्ली की जनता त्रस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन एक इशारा जरूर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं, अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं। उनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक टोटल पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है। सत्ता के मुंह में केजरीवाल जी मदमस्त है, दिल्ली की जनता त्रस्त है। उन्हें तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद कहा कि अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शराब नीति में घोटाले की तरह ही बिजली बिल घोटाले के जरिए भी जनता को लूटने की साजिश हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। सर, किस तरह देखते हैं उनकी जमानत? माननीय न्यायालय का निर्णय है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन ये स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले में करोड़ों रुपये का घोटाला किया है। 45 करोड़ की ट्रेल तो सीबीआई कोर्ट में दिखाई चुका है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी अरविंद केजरीवाल के घोटाले की परतें खुलती जाएंगी और दिल्ली को लूटने का काम जो अरविंद केजरीवाल ने किया है उसमें निस्संदेह उनको सजा मिलेगी। सर, आज आप लोग दिल्ली की सड़कों पे भी उतरे, आखिर क्यों उतरना पड़ा दिल्ली भाजपा को सड़कों पर? आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को लूटने का काम कर रही है। पीपीएसी चार्जेस के नाम पर दिल्ली की जनता को ठगे जा रहा है। बिजली के बिलों में 37.75% पीपीएसी चार्जेस लगाए जा रहे हैं। 7% पेंशन ट्रस्ट के नाम से लिया जा रहा है। आप समझिए, अगर 45% से ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है और वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है? आम आदमी पार्टी और बिजली कंपनियों की जेब में। तो दिल्ली की जनता उस टैक्स को क्यों भुगते, उस चार्जेस को क्यों भुगते? जितना कंज्यूम नहीं करते उससे ज़्यादा तो पैसा चार्जेस के देने पड़ रहे हैं। तो ये सीधा सीधा एक बड़ा खेल है बिजली के नाम पर दिल्ली को लूटने का, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज तैयार रहे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने
जांच एजेंसी के सामने इनका भी नाम लिया कि विजय नायर इनको रिपोर्ट करता था। कैमरामैन ललित कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि विभव कुमार को अगर जमानत मिलती है तो उसके द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली में बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में दिल्ली भाजपा पार्टी बिजली बिल के खिलाफ सचिवालय पर प्रदर्शन करने पहुंची। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी की। कर्नाटक में भाजपा नेताओं ने मैसूर में हुए कथित जमीन घोटाला मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़े कथित घोटाला मामले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजयेंद्र की अगुवाई में नेताओं ने प्रदर्शन किया। ये मामला मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से शहर की प्राइम लोकेशन पर जमीन आवंटन से जुड़ा है, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री की पत्नी को कथित रूप से सभी नियमों को ताक पर रखकर लगभग 4,000 करोड़ रुपए के प्लॉट दिए जाने के आरोप लग रहे हैं। More than 5,000 crores worth scandal, land scandal in Mysore has taken place. Muda scandal, and Chief Minister family is involved in this. Not only Chief Minister family, couple of other ministers are also involved in the scam. So BJP is demanding that there should be a fair probe. There cannot be a SIT probe headed by the state government. BJP is demanding that Chief Minister should hand over this investigation to CBI. And secondly, when Chief Minister himself is involved in the scandal, he has to resign for the Chief Minister's post. कर्नाटक में करोड़ों रुपए के वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को हिरासत में लिया है। बी नागेंद्र को आगे की पूछताछ के लिए बेंगलुरु स्थित ईडी कार्यालय लाया गया है। ईडी ने बी नागेंद्र को बेंगलुरु स्थित उनके घर से हिरासत में लिया। निगम के 94 करोड़ रुपयों के अवैध उपयोग उन्होंने किया है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित अनियमितताओं से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र और विधायक बी दद्दाल के परिसरों सहित 4 राज्यों में छापेमारी की थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कर्नाटक SC/ST मामले में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में संविधान की दुहाई देकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है। कर्नाटक में जो SC/ST के लिए पैसा दिया गया या आवंटित था, उसका डाइवर्जन कर दिया गया और जो राहुल गांधी जी की गारंटी थी या गारंटियां थी, उनको पूरा करने में वो पैसा लगाया जा रहा है। ये सरासर संविधान का उल्लंघन है। देश में रोजगार के बढ़ते अवसरों को लेकर एक और सकारात्मक रिपोर्ट सामने आई है। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में लगभग 2,20,000 नौकरियां सृजित हुई, जिससे फ्लेक्सी स्टाफिंग इंडस्ट्री में वार्षिक आधार पर 14% की जगह 15.3% की वृद्धि हुई है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान
आईएसएफ सदस्यों द्वारा नियोजित कुल फ्लेक्सी वर्कफोर्स बढ़कर लगभग 1,66,000 हो गया। वहीं स्टाफिंग इंडस्ट्री ने भी वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 2.3% की तिमाही बढ़त दर्ज की, जिससे 30,000 नए फ्लेक्सी रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारे सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुद्गल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।